गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट की थी बीएससी सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स और हमने अपने फर्स्ट पेपर थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स की फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करी थी। उसमें हमने देखा था कि पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो गैस पर जब हम अप्लाई करते हैं चिरसम्मत भौतिकी, क्लासिकल फिजिक्स जब हम गैसों पर अप्लाई करते हैं तो उसे हम कहते हैं काइनेमेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, यानी कि गैसों का गत्यात्मक सिद्धांत। और उसकी हमने परिकल्पनाएं देखी थी। उसके बाद हमने देखा था कि उन परिकल्पनाओं को आधार बनाकर मैक्सवेल ने एक नियम प्रतिपादित किया जिसे हम कहते हैं गैसों के वेग वितरण का नियम। हमने देखा था क्या क्या परिकल्पनाएं थी, हम एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। गैस के अणु पूरे आयतन में फैले हुए होते हैं, इनके बीच की अंतराण्विक दूरी ठोस और द्रव की तुलना में अधिक होती है, ये बहुत अधिक संख्या में होते हैं। एक अणु का आकार गोलाकार होता है, ठोस होता है और पूर्णतः प्रत्यास्थ होता है। साथ ही एक अणु का आयतन पूरे गैस के आयतन की तुलना में नगण्य होता है। अगला देखा था हमने कि गैस के अणु सभी संभव दिशाओं में सभी संभव चालों से गति करते हैं, अर्थात इनकी गति यादृच्छिक होती है। जब ये गति करते हैं तो आपस में टकराते हैं तो इनकी टक्कर कैसी होती है? पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर होती है, अर्थात ऊर्जा की हानि नहीं होती है। इसी तरह से ये पात्र की दीवार से भी टकरा सकते हैं। पात्र की दीवार से टकराकर ये उन पर दाब आरोपित करते हैं। दाब आरोपित करने का हमें कैसे पता चलता है कि जब ये दीवार से टकराते हैं, टकराकर वापस लौटते हैं तो इसके संवेग में परिवर्तन होता है। संवेग में परिवर्तन से हमें पता चलता है कि पात्र के दीवार पर अणु दाब आरोपित करते हैं। हमने देखा था कि दो टक्करों के बीच में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा पथ कहते हैं। और एक ऊर्जा पथ हमने देखा था दो टक्करों के बीच में, और सभी ऊर्जा पथों का जब हम औसत लेते हैं तो उसे हम कहते हैं माध्य मुक्त पथ, मीन फ्री पाथ कहते हैं। और क्या देखा था हमने कि गैस के अणु टकराने से पहले एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं डालते, अर्थात दोनों के मध्य कोई बल नहीं लगता है। बल नहीं है अर्थात स्थितिज ऊर्जा नहीं है, अर्थात अणुओं की केवल कैसी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा होती है। ये हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा था कि इन सभी परिकल्पनाओं को आधार मानकर मैक्सवेल ने एक नियम प्रतिपादित किया। क्या नियम था? कि एक निश्चित ताप T पर अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग, मान लीजिए वर्ग माध्य मूल वेग v है, अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग तथा एक निश्चित परास में, मान लीजिए v से v प्लस dv वेग परास है। इस निश्चित वेग परास में अणुओं की संख्या कांस्टेंट होगी। क्या क्या कांस्टेंट होगा? निश्चित ताप पर अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग और अणुओं की संख्या एक निश्चित वेग परास में नियत होगी। ये हमने देखा था। इसके बाद हमने देखा था कि इस नियम को प्रतिपादित तो किया मैक्सवेल ने, लेकिन इसका प्रायोगिक सत्यापन किया बोल्ट्जमैन ने। बोल्ट्जमैन ने क्या किया? एक अणु को लिया, गैस के एक अणु पर अध्ययन किया और उस अध्ययन को उसने पूरे गैस के अणुओं पर जनरलाइज कर दिया। इसका हम देख चुके थे, आधा डेरिवेशन हम कर चुके थे। उसके आगे हम आज की क्लास में देखेंगे हम कहाँ तक पहुँच चुके थे। हमने देखा था एक वेग बंटन फलन, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, रो देखा था हमने। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है हम लिख देते हैं यहाँ पर, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन रो, वेग बंटन फलन, इसे कहेंगे हम हिंदी में वेग बंटन फलन। रो हमारा इक्वल था dn अपॉन dvx, dvy एंड dvz। ठीक है, dn क्या है यहाँ पर? vx से vx प्लस dvx, vy से vy प्लस dvy, vz से vz प्लस dvz। परास में अणुओं की संख्या हमारी dn है। ये हमने देखा था। इसके बाद हमने देखा था कि रो किसके इक्वल आया था? संयुक्त प्रायिकता हमने ली थी fvx, fvy, fvz, इसके इक्वल आया था। n भी था यहाँ पर। और ये किसके बराबर है? एक कांस्टेंट है ये। इसके बाद हमने कहा था कांस्टेंट का अवकलन करेंगे तो हमें
क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसका अवकलन भी हम कर चुके थे और हमें मिला था एफ डैश वी एक्स डी वी एक्स, बाकी दो बचे कांस्टेंट एफ वी वाई एफ वी जेड, प्लस उसके बाद एफ डैश वी वाई डी वी वाई के रिस्पेक्ट में हो गया इसका अवकलन। बाकी दो टर्म कांस्टेंट हो गए एफ वी एक्स एफ वी जेड, प्लस एफ डैश वी जेड, बाकी दो टर्म कांस्टेंट होंगे डी वी जेड एफ वी एक्स एंड एफ वी वाई, ये दो टर्म कांस्टेंट हो गए। ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। अब हम इसे डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय इसे हमने इक्वेशन नंबर 4 नाम दिया था। इक्वेशन नंबर 4 को हम डिवाइड करते हैं एफ वी एक्स एफ वी वाई एफ वी जेड से। डिवाइड करने पर हमें क्या मिलेगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा एफ डैश वी एक्स अपॉन एफ वी एक्स डी वी एक्स प्लस एफ डैश वी वाई अपॉन एफ वी वाई डी वी वाई प्लस एफ डैश वी जेड। ठीक है, यहाँ पर बचेगा टर्म एफ डैश वी जेड और नीचे बचेगा एफ वी जेड डी वी जेड। दिस इज इक्वल टू 0। लेट मी गिव दिस इक्वेशन नंबर 5। उसके बाद हमने देखा था इक्वेशन नंबर 1, वर्ग माध्य मूल वेग के लिए हमने इक्वेशन नंबर 1 देखी थी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। इसका अवकलन करने पर इक्वेशन नंबर 1 का अवकलन करने पर, इक्वेशन 1 का अवकलन करने पर हमें एक इक्वेशन मिली थी वी एक्स डी वी एक्स, ये हम कल के क्लास में ही देख चुके हैं, वी एक्स डी वी एक्स प्लस वी वाई डी वी वाई प्लस वी जेड डी वी जेड इज इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन नंबर 6 हम नाम दे देते हैं। अब इक्वेशन नंबर 6 एंड इक्वेशन नंबर 5, इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है, हमें एक संयुक्त इक्वेशन बनानी है। इसको संयुक्त इक्वेशन बनानी है। क्या बनाना है, इसको कंबाइंड इक्वेशन बनाना है, संयुक्त समीकरण बनाना है। इसके लिए एक मेथड हम अप्लाई करेंगे, लैग्रैन्जियन मेथड। लैग्रैन्जियन मेथड, ठीक है। इसको अभी मैं इरेज कर देती हूँ। इक्वेशन नंबर 5 और 6 को संयुक्त समीकरण बनाने के लिए मैं मल्टीप्लाई करती हूँ। इक्वेशन नंबर 6 इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट बीटा। एक कांस्टेंट बीटा से मल्टीप्लाई करके इसे ऐड कर दूंगी इक्वेशन नंबर 5 में। बीटा से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देती हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, एफ डैश वी एक्स अपॉन एफ वी एक्स डी वी एक्स में कॉमन लेती हूँ। देखिए फर्स्ट टर्म में फर्स्ट टर्म ऐड करूँगी, इसको बीटा से मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड करना है और डी वी एक्स को मैं कॉमन ले लूँगी। तो एफ डैश वी एक्स अपॉन एफ वी एक्स प्लस वी एक्स बीटा वी एक्स और डी वी एक्स मैंने कॉमन ले लिया, प्लस इसी तरह से एफ डैश वी वाई अपॉन एफ वी वाई प्लस बीटा वी वाई डी वी वाई कॉमन आ जाएगा, प्लस एफ डैश वी जेड अपॉन एफ वी जेड
प्लस बीटा वी जेड कॉमन आ जाएगा, वी जेड इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 7। अब हम देखते हैं कि पूरा इक्वेशन 0 के इक्वल है। इसका मतलब हर एक टर्म प्लस में है, बीच में 3 टर्म है, 3 टर्म प्लस में है, इसका मतलब हर एक टर्म पर्टिकुलरली विल बी इक्वल टू 0। हर एक टर्म 0 के इक्वल होगा। अब हम ले लेते हैं फर्स्ट टर्म, ले लेते हैं इसका। ये इक्वेशन हमने कैसे प्राप्त की? इक्वेशन नंबर 5 और 6 दोनों पर हमने अप्लाई किया लैग्रेंजियन मेथड। लैग्रेंजियन मेथड हम बीएससी की मैथ्स में ही पढ़ते हैं। लैग्रेंजियन मेथड अप्लाई करके हमने एक संयुक्त इक्वेशन प्राप्त किए, संयुक्त समीकरण प्राप्त किए। अब हम इसका फर्स्ट टर्म ले लेते हैं। पहला पद लेकर, पहला पद लेते हैं हम एफ डैश वी एक्स अपॉन एफ वी एक्स। अगर मैं इसको इधर ले जाऊं, 0 के बराबर है पूरा टर्म, तो मैं इसको उठा के पक्षांतरण कर सकती हूँ, बराबर की दूसरी तरफ लेकर जाऊंगी तो माइनस बीटा वी एक्स हो जाएगा। सिंपल सा इक्वेशन बन गया। इसका मैं इंटीग्रेशन करती हूँ। समाकलन करने पर क्या होगा, यहाँ पर ठीक है, इसका मैंने समाकलन किया है, यहाँ पर डी वी एक्स भी आ जाएगा और यहाँ पर भी डी वी एक्स आ जाएगा। इसका समाकलन किया तो लॉग एफ वी एक्स हो जाएगा, इसका समाकलन इज इक्वल टू माइनस बीटा, बीटा कांस्टेंट है यहाँ पर, वी एक्स का समाकलन करेंगे तो वी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा। एक यहाँ पर समाकलन स्थिरांक आएगा लॉग ए, ये समाकलन स्थिरांक ले लिया है। इसका फिर से पक्षांतरण करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग एफ वी एक्स अपॉन ए। ये इधर आएगा, लॉग के नियम हमें पता है, उससे हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं माइनस बीटा वी एक्स स्क्वायर अपॉन 2। आगे देखते हैं। इंटीग्रेशन हमने कर लिया है इस इक्वेशन का, इस पद का हमने इंटीग्रेशन कर लिया है। आगे हम देखते हैं लॉग है यहाँ पर ई बेस पर, ठीक है। तो अब हम इसका एंटी लॉग लेंगे तो यहाँ पर बचेगा एफ वी एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस बीटा वी एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। एंटी लॉग आ गया एफ वी एक्स इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस बीटा वी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आ गया। इसी तरह से जिस तरह से हमने फर्स्ट टर्म को लेकर उसका इंटीग्रेशन किया, उसी तरह से सेकेंड और थर्ड टर्म को भी लेकर हम उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एफ वी वाई इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस बीटा वी वाई स्क्वायर मिलेगा अपॉन 2। इसी तरह से एफ वी जेड हमें मिलेगा ए ई टू द पावर माइनस बीटा वी जेड स्क्वायर अपॉन 2। इन सबको हम इक्वेशन दे देते हैं। पहला इक्वेशन नंबर हमने क्या दिया था 7, ये इक्वेशन होगा हमारा 8। इन सबको हम इकट्ठा ही इक्वेशन नंबर 8 नाम दे देते हैं। अब ये नहीं है इसमें, ये 3 इक्वेशन जो है एफ वी एक्स, एफ वी वाई एंड एफ वी जेड, इन तीनों को हमने इकट्ठा इक्वेशन नंबर 8 नाम दे दिया। अब हम इसका संयुक्त प्रायिकता जो हमने देखी थी एफ वी एक्स एफ वी वाई, सो एफ वी एक्स एफ वी वाई एंड एफ वी जेड, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, क्या होगा ए क्यूब ई टू द पावर माइनस, यहाँ पर मैं बीटा कॉमन ले लेती हूँ, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर
प्लस वी जेड स्क्वेयर अपॉन 2। ठीक है, ये इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हमें। अब इसको मैं इक्वेशन नंबर 9 लिख देती हूँ। समीकरण 1 का यूज़ करके, समीकरण 1 का यूज़ करके हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर की जगह पर हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर। वी क्या है हमारा, वर्ग माध्यम मूल वेग है, तो लिखते हैं हम वी एक्स एफ वी वाई एफ वी जेड इज इक्वल टू ए क्यूब ई टू द पावर माइनस बीटा। अच्छा, एक काम करते हैं, बीटा अपॉन 2 इसे भी हम ले लेते हैं एक कांस्टेंट, नया कांस्टेंट ले लेते हैं क्योंकि बीटा भी कांस्टेंट है और 2 तो है ही कांस्टेंट। तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ बीटा अपॉन 2 को बी एक नया कांस्टेंट ले लेती हूँ, इसके बराबर लिख देती हूँ, तो यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, इससे एक नया इक्वेशन देते हैं हम 10। तो यहाँ तक हमें समझ में आया। हमने क्या किया, एक लैग्रेंजियन मेथड अप्लाई किया है और लैग्रेंजियन मेथड अप्लाई करके संयुक्त समीकरण बनाया, समीकरण नंबर 5 और 6 को। उसके बाद पर्टिकुलरली एक एक टर्म 0 के इक्वल था, उसे लेकर हमने इंटीग्रेशन किया और हमें ये 3 इक्वेशन मिली और इन 3 इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये मिला। अब हम देखते हैं, हमने एक फलन देखा था, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या था, रो इज इक्वल टू एफ वी एक्स एफ वी वाई एफ वी जेड, यानी कि ये किसके इक्वल हो जाएगा, एन ए क्यूब ई टू द पावर माइनस बी वी स्क्वायर के इक्वल हो गया। इससे हम इक्वेशन नंबर 11 दे देते हैं। और हमने देखा था एक वेग परास में अणुओं की संख्या dn ली थी। ठीक है, तो dn किसके इक्वल हो जाएगा, रो डी वी एक्स डी वी वाई डी वी जेड के इक्वल होगा। तो एन ए क्यूब, यहाँ से ले लेते हैं हम, इसका मान रख देते हैं यहाँ पर रो का, एन ए क्यूब ई टू द पावर माइनस बीटा वी स्क्वायर डी वी एक्स डी वी वाई, एक निश्चित परास में है ये, डी वी जेड। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर हो गए हमारे पास 12। अब हमने देखा कि इसमें हमारे पास कितने कांस्टेंट आए, 2 कांस्टेंट आए, ए और बी। इन दोनों का हमें मान निकालना है। इन दोनों का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, तो हमने देखा एक निश्चित परास में अणुओं की संख्या dn देखी हमने, एन ए क्यूब ई टू द पावर माइनस बीटा माइनस बी वी स्क्वायर डी वी एक्स डी वी वाई डी वी जेड, ये हमें मिल गया। अब हम देखेंगे यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, ए और बी, इन दोनों कांस्टेंट का हमें मान फाइंड आउट करना है। इनका मान फाइंड आउट करने के लिए हम कुछ कंडीशन लगाते हैं और इनका मान निकालते हैं। तो हम देखेंगे इसको नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।